चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। देखो एयर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में, सॉइल के बारे में, ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। एंड फर्स्ट टॉपिक सी, आवर एनवायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन अर्थ। अब देखो हमारे एनवायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। ठीक है, लिविंग थिंग्स जैसे कि मैं बात करती हूँ, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारे क्या है, ठीक है, ये सारे क्या है, लिविंग में अब लिविंग है। नॉन लिविंग की अगर मैं बात करूं तो नॉन लिविंग में क्या आ जाते हैं हमारे, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब हो गए नॉन लिविंग। ठीक है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट में है उसमें ये लिविंग जो थिंग्स है वो भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं लिविंग में। नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो हो गया एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग, दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर, you causing various impacts on the environment। अब देखो जो लिविंग थिंग्स है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपस में इंटरैक्ट करने से इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, एनवायरमेंट पे पड़ता है। बिकॉज चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों किसका पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है। और जब वो दो इंटरैक्ट करते हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, और जब नॉन लिविंग और लिविंग इंटरैक्ट करते हैं देन द इम्पैक्ट इज ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, देखो सो लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आते हैं, देखो सी, लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाते हैं, हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगस आ जाती है और प्रोटिस्ट्स आ जाते हैं। तो आपको लगेगा मैम ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है, हमने प्लांट्स के बारे में समझा, हमने एनिमल्स के बारे में समझा, बैक्टीरिया भी हमें पता है क्या होते हैं, फंगस, फंगी हो गई, एंड प्रोटिस्टिड्स कौन से, प्रोटिस्टा। ठीक है, वो है होते हैं प्रोटिस्टिड्स। ठीक है, तो ये लिविंग थिंग्स का पार्ट है सारे। ठीक है, नाउ सी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट, लाइट मींस सनलाइट, है ना, तो ये है सारा कुछ। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे एयर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे एयर के बारे में। अभी जस्ट हमने एक लाइन पढ़ी थी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। तो सबसे पहली जो नॉन लिविंग थिंग हम पढ़ रहे हैं वो है एयर। कैसे लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। देखो एयर के बारे में पढ़ते हैं, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। जो एयर है वो चारों तरफ है हमारे इट इज ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास क्या है, एयर है। ठीक है, ऑल्सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ऐसा तो नहीं है कि एयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है या सिर्फ ऑक्सीजन है या सिर्फ नाइट्रोजन है, नहीं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, दैट मीन्स बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। ठीक है, और बात करें द गैसेस मेनली प्रेजेंट आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है सबसे ज्यादा अमाउंट में, अभी देखेंगे हम। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ट्रेस अमाउंट में यानी कि थोड़े माइनर अमाउंट में, कम अमाउंट में बाकी की गैसेस भी प्रेजेंट है। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। अब देखो हमारे एयर में वाटर वेपर भी है, स्मोक भी है, डस्ट भी है और जर्म्स भी है। देखो वाटर वेपर क्या होते हैं आपको पता है ना, वाटर वेपर्स यानी कि वाटर जब इवेपोरेट होता है और
फॉर्म में होता है ना, तो वाटर वेपर भी है हमारे आसपास, ठीक है। एयर में क्या है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, और साथ में स्मोक, ठीक है, चाहे वो फैक्ट्रीज से हो, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या फिर व्हीकल्स, ठीक है, इन सब से जो स्मोक आ रही है, जो धुआं आ रहा है, वो भी तो एयर में ही जा रहा है ना। डस्ट भी है, मिट्टी भी उड़ती है ना, मिट्टी भी तो उड़ती है हमारे आसपास, तो वो डस्ट कहाँ पे है, एयर में है। जर्म्स भी हैं, ठीक है, कुछ जर्म्स भी प्रेजेंट है एयर में। नाउ द एयर फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, एयर ने हमारे चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना रखा है, ठीक है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे चारों तरफ एयर ने, हवा ने एक ब्लैंकेट बना रखा है। ये समझ लो कि ब्लैंकेट जो घर पे आप ओढ़ते हो ना, वैसे एक ब्लैंकेट है जो कि अर्थ के चारों तरफ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है एयर का, इस तरह से, ठीक है। ये जो ब्लैंकेट है, ये जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, this blanket of air that is surrounding the earth is known as atmosphere। इसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वेरी इजी, ठीक है, कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है एयर का, इस तरह से अर्थ को एक ब्लैंकेट ने सराउंड कर रखा है, ठीक है। तो द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इस ब्लैंकेट को, ये जो एयर का जो ब्लैंकेट है, जो चारों तरफ है हमारे अर्थ के, हमारे अर्थ का ये जो अर्थ को जिसने सराउंड कर रखा है, दिस ब्लैंकेट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, इट prevents sudden increase in the temperature during daytime and excessive cooling during night. It has ozone layer that prevents harmful rays of the sun from reaching us। देखो, एटमॉस्फेयर का क्या काम है, इस ब्लैंकेट का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होगा कि भाई एकदम से टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया दिन के टाइम में, और रात के टाइम में एकदम से टेम्परेचर बहुत कम आ गया, तो सरवाइव करना मुश्किल था। फिर तो सरवाइव कर ही नहीं पाते, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। लिविंग थिंग्स फिर सरवाइव कर ही नहीं पाती अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है कि दिन के टाइम पर ना तो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा जाने देता है, और ना ही रात के टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। सिंपल। नाउ सी, इट हैज ओजोन लेयर। इसके पास हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, ठीक है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जो एटमॉस्फेयर है उसकी भी डिफरेंट लेयर्स है, और कौन सी लेयर में ओजोन लेयर है। तो इतना नहीं चाहते डीप में, आई नो कंफ्यूज हो जाओगे, तो सिंपल सा ये समझो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर का क्या काम है, ओजोन लेयर का सिंपल सा काम ये है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओजोन लेयर दैट प्रिवेंट्स हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अस। अब क्या होता है कि दिन के टाइम पर, ठीक है, दिन के टाइम पर व्हेनेवर, अब जो ओजोन लेयर है उसने भी जैसे एटमॉस्फेयर जैसे चारों तरफ है हमारे अर्थ को दिस ब्लैंकेट, तो ओजोन लेयर भी चारों तरफ है पूरे में। अब समझ लो फॉर एग्जाम्पल इस पार्ट में अभी दिन है, डे टाइम है, सनलाइट पहुंच पा रही है, ठीक है, अर्थ के इस पार्ट तक सनलाइट पहुंच पा रही है। अब सनलाइट से कुछ हार्मफुल रेज भी आती है। आपने सुना होगा हम सनस्क्रीन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, बिकॉज बहुत सारी यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज आती है सनलाइट में, सन से कुछ हार्मफुल रेज आती है, ठीक है। अब आपको लगेगा मैम फिर ओजोन क्या काम कर रहा है, अभी तो आपने बोला कि ओजोन का काम ही इन हार्मफुल रेज को हमारे तक ना पहुंचने देना है, फिर हम क्यों सनस्क्रीन लगा रहे हैं। देखो, कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज को जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, कुछ को ओजोन लेयर हमारे तक नहीं पहुंचने देती।
तो ओजोन लेयर ने क्या किया, इट प्रिवेंट्स, ओजोन लेयर क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल रेज of the sun which prevents the harmful rays of the sun from reaching us। तो जो सन से हार्मफुल रेज आ रही है उनको हमारे तक नहीं पहुंचने दे रही है ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और ओजोन लेयर का क्या काम है, जो हार्मफुल रेज आती है, ठीक है, हार्मफुल ऐसी रेज जो बहुत ज्यादा हमारे स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, कैंसर क्रिएट कर सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारे डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, इवन इन द प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं अगर ये हार्मफुल रेज पहुंच जाए। ठीक है, एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है अगर ये हार्मफुल रेज अर्थ तक पहुंच जाए। तो ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो समझ आ गई हमें कि ओजोन लेयर जो भी हार्मफुल रेज आ रही है सन से उनको हमारे तक पहुंचने ही नहीं दे रही है, उनको हमारे तक पहुंचने ही नहीं देगी। ठीक है, ओजोन लेयर इसलिए बहुत जरूरी है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, आप देख सकते हो। ठीक है, एयर का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल्दो आई नो कि ऐसे दिखती नहीं है एयर, बट एक वो दिया हुआ है कि भाई अच्छी ऐसी ब्रीज चल रही हो। अब एक और देखो कॉन्सेप्ट मैं अभी समझा देती हूँ आपको, ठीक है, ताकि आगे आपको ये चीज, बिकॉज अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ना लैंड ब्रीज सी ब्रीज, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। तो बेटर है कि अभी समझ लो इस डायग्राम से। देखो क्या होता है, वार्म एयर यानी कि वो एयर जो थोड़ी सी गर्म है, वार्म एयर है ना, और एक है कूल एयर, कोल्ड एयर या कूल एयर भी बोल सकते हो आप, जो भी। ठीक है, कूल एयर या कोल्ड एयर जो भी। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस कि एयर, वार्म एयर जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ चली जाती है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है इस तरह से। ठीक है, वार्म एयर जो होती है वो इस तरह से हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करेगी। और जो कोल्ड एयर होती है, दैट मींस जो कूल एयर है, ठंडी हवा जो है, वो हमेशा इस तरह से नीचे की तरफ मूव करती है, हमेशा। तो ये ध्यान रखेंगे कि वार्म एयर जो है, ठीक है, वो किस तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ, और जो कूल एयर है वो नीचे की तरफ मूव करती है। ये बस ध्यान रखना। ठीक है, इतना ध्यान रख लो फिलहाल के लिए, अभी आगे पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, एयर सी, एयर इज अ मैटर, एयर एक मैटर है, एयर इज अ मैटर as it occupies space and has mass। हमने चैप्टर पिछला पढ़ा था ना मैटर, जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था। तो जो एयर है वो क्या है, मैटर है। Air is also matter because it occupies space। हमने क्या पढ़ा था, anything that occupies space and has some mass is called matter, right? अब जो हमारी एयर है, ऐसा नहीं है वो मैटर नहीं है, वो भी मैटर है, because air occupies space and has some mass। एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। It is needed for breathing एंड बर्निंग। ये दो वर्ड्स पढ़ते ही समझ आ गया होगा मैम, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने के लिए हमें एयर चाहिए। और एयर में मैं पर्टिकुलरली बात करूं हमारी एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, तो कौन सी गैस चाहिए आपको एयर में से, एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये ऑक्सीजन हमें चाहिए फॉर सर्वाइवल। जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना। ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं हम टू इनहेल ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ है, एयर में प्रेजेंट है, राइट। ऑल्सो इट इज नीडेड फॉर बर्निंग, बर्निंग यानी कि किसी चीज को जलाना, ठीक है, बर्न करना। ठीक है, तो बर्न अगर हम करते हैं, देखो सिंपल सा मैं आपको बताती हूं, जब हम बर्निंग करते हैं या कोई भी चीज को हम बर्न करते हैं, तो कौन सी गैस सपोर्ट करती है बर्निंग, वो है ऑक्सीजन।
एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग को। ये बात एकदम दिमाग में फिट बैठा लो। जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल सपोर्ट करती है बर्निंग को कि ठीक है कोई चीज जल रही है तो वो जलती रहेगी अगर उसको ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है बर्निंग की दुश्मन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहती है अगर मैं हूं तो मैं बर्न नहीं होने दूंगी कोई भी चीज को, ठीक है। तो अब मैं बात अगर करूं कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करेगी हमेशा, ठीक है। तो जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल है कोई चीज बर्न होती रहेगी, लेकिन अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कोई भी चीज बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, कोई भी चीज बर्न नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, इट इज नीडेड फॉर बर्निंग, है ना। तो ये इट वर्ड यूज हुआ है एयर के लिए, यहाँ पे बोला है एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग। तो आपको पर्टिकुलरली पता है कि एयर में भी ऑक्सीजन की हम बात करते हैं फॉर एनिमल्स एंड फॉर ह्यूमन बींग्स की चाहिए, और बर्निंग की जब हम बात करते हैं तो भी हम ये बोलेंगे कि ऑक्सीजन चाहिए मेनली। अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग नहीं होगी। तो यहां पे क्लैरिफाइड, यहां पे तो आपको देखो क्या दिया हुआ है, इट इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग, तो आपको एक वो ओवरऑल बता दिया कि भाई एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इन दोनों चीजों के लिए एयर भी नीडेड है। तो सिंपल सा आपको तो क्लैरिफाई रखना है दिमाग में कि ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए जब हम बात करते हैं एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की, और बर्निंग के लिए हमेशा ऑक्सीजन गैस चाहिए जो कि किस में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनिंग, जो बारिश आती है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, एयर रिस्पॉन्सिबल है। अभी देखेंगे आगे कैसे रिस्पॉन्सिबल है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देखो मूविंग एयर यानी कि बहती हवा या हवा जब चलती है उसको हम कहते हैं मूविंग एयर। मूविंग एयर को हम क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे, ठीक है। तो नाम चेंज हो गया। विंड दैट ब्लोज जेंटली एंड स्लोली इज कॉल्ड ब्रीज। और ऐसी हवा जो कि बहुत आराम से जेंटली मतलब चल रही है, सुबह सुबह क्या होता है एकदम इन द अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, हवा बहुत अच्छी चल रही होती है, यू जस्ट गो फॉर अ वॉक, है ना, तो क्या होती है उसको हम बोलते हैं ब्रीज। क्या है वो, ब्रीज, मतलब जेंटली और स्लोली, धीरे धीरे एकदम जेंटली जो हवा चल रही है उसको हम बोलते हैं ब्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड, अब अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं, तेज हवा चल रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड है तो हम बोलेंगे गेल। क्या बोलेंगे, गेल। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज्यादा तेज विंड है तो उसको हम बोलेंगे स्टॉर्म, ठीक है। एंड इफ अ स्टॉर्म अकर्स विद लाइटनिंग एंड थंडर, अगर, बिकॉज देखो क्या होता है, पहले जब एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है स्लोली एंड जेंटली तो हम बोलेंगे ब्रीज, देन स्ट्रॉन्ग विंड यानी थोड़ी तेज हवा चल रही है तो हम बोलेंगे गेल, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही है तो हम क्या बोलते हैं, तूफान आ रहा है, बोलते हो ना आप लोग, तूफान आ रहा है, तो दैट इज एक्चुअली स्टॉर्म। क्या है वो, स्टॉर्म है। If a storm occurs with lightning and thunder, अब storm यानी कि अगर हवा बहुत तेज चल रही है और उसके साथ में बिजली चमक रही है, लाइटनिंग जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है और बहुत ज्यादा तेज हवा के साथ अगर लाइटनिंग हो रही है, थंडर, ठीक है, यानी कि लाइटनिंग अगर बिजली चमक रही है और थंडर, ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। उसका नेम क्या हो जाता है, थंडरस्टॉर्म। तो सिर्फ अगर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही है उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म, लेकिन अगर साथ में लाइटनिंग भी हो रही है, थंडर भी है, दैट मीन्स वी विल से इट इज थंडरस्टॉर्म, ठीक है। ओके, नाउ सी, तो इस चीज को देखो, यही चीज अभी पीछे हमने डायग्राम देखा था, वही चीज है। नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट। सी, approximate percentage of different gases in atmosphere is nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide
0.03% and other gases 0.97%. देखो बात ये हो रही है कि हमारे एटमॉस्फेयर में या आप बोल सकते हो एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। और बात अगर करें डिफरेंट गैसेस की तो देखो सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, 78% हमारी एयर में, ठीक है। एयर में सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। और 78% एयर में, आप बोल दो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। उसके बाद में 21% ऑक्सीजन है। कितने परसेंट है, 21%। अब ये जो डाटा है ना, ये तो अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, बिकॉज हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ओलंपियाड बाइट्स जो होती है ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ओलंपियाड बाइट में आपके मेन जो मतलब बिकॉज ऐसे चैप्टर के बीच में लगभग आपको हर टॉपिक के बाद में से ओलंपियाड बाइट्स दी हुई होती है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऑल्सो what is the main thing कि जब आप जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, है ना, तो उसके एक दिन पहले we don't have that much time कि हम बैठ के पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर बैठ के करेंगे, नहीं। एट दैट टाइम वी डोंट हैव सो मच टाइम कि हम बहुत ज्यादा इस तरह से पूरे चैप्टर्स को गो थ्रू ले, और अगर है भी तो इट इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। बट व्हाट्स द मेन थिंग, अगर आपका वो हो गया है वेल एंड गुड, आपने सारा का सारा चैप्टर जो है सिलेबस रिवाइज कर लिया एग्जाम से पहले, वेल एंड गुड। बट अगर नहीं किया है तो आई विल रिकमेंड यू कि आपने अभी आप सारा चैप्टर, सारे आपके जितने चैप्टर्स हैं उनको कवर अप करो, ठीक है। अभी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको कवर अप करो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये थ्योरी कंप्लीट करो, ठीक है। आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। देन जस्ट बिफोर द एग्जाम, एक दिन पहले एग्जाम के आपको क्या करना है, ओलंपियाड बाइट्स जितनी भी है आपके सारे पूरे मतलब सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है, समझ लीजिए 8 चैप्टर्स है, और 8 चैप्टर्स में आपकी जितनी भी ओलंपियाड बाइट्स है ना, उन सबको रिवाइज कर लेना। बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि आपके क्वेश्चंस आएंगे ओलंपियाड बाइट से, फॉर श्योर आएंगे ओलंपियाड बाइट से क्वेश्चन। तो हो सकता है कि आप एक दिन पहले जो ओलंपियाड बाइट्स पढ़ के गए हो उसी से क्वेश्चन आ गया, तो ढंग से क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आंसर लगा देना। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं। जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे चैप्टर से रिलेटेड। टिल देन कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।